देखो, कल हम लोगों ने लैकोपेरॉन के बारे में पढ़ा था इन द टॉपिक ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। आज हम लोगों को पढ़ना है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में। दूसरा एग्जांपल इसलिए दे दे रहे हैं क्योंकि ट्रिप्टोफैन का रेगुलेशन थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लैकोपेरॉन। तो सबसे पहली बात यह है कि ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो होता है इसकी जरूरत क्यों होती है, बैक्टीरियल सेल में ये प्रेजेंट क्यों होता है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर the synthesis of tryptophan amino acid। ठीक है। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन की जरूरत होती है जब ये ओपेरॉन तब ऑपरेट होता है जब बैक्टीरिया को इस एमिनो एसिड यानी ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड की सिंथेसिस करनी हो। दूसरी खास बात इस ओपेरॉन की यह है कि इट इज अ नेगेटिवली कंट्रोल्ड रिप्रेसिबल ओपेरॉन। रिप्रेसिबल ओपेरॉन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि it is inhibited by a regulatory protein called repressor। कल हमने जब लैकोपेरॉन बताया था तो आपको अगर थोड़ा सा याद हो कि जब लैक्टोज का मॉलिक्यूल आ रहा था बाहर से तो ये लैक्टोज का मॉलिक्यूल जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जा रहा था लाइक दिस। और अब ये लैक्टोज रिप्रेसर को ऑपरेटर से बाइंड नहीं करने दे रहा था और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो ZYA जीन्स थी उनका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा था। यानी कि लैक्टोज की प्रेजेंस में इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गया। इसीलिए लैक्टोज को हम कहते थे इंड्यूसर और जो लैक ओपेरॉन है वो इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो इस ट्रिप्टोफैन को सिंथेसाइज करने के लिए जो जीन्स हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। यानी ट्रिप्टोफैन अपनी प्रेजेंस में ट्रांसक्रिप्शन को रोक रहा है, रिप्रेस कर रहा है। इसीलिए इसको हम कहते हैं रिप्रेसिबल ओपेरॉन। और निगेटिवली कंट्रोल्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो प्रक्रिया ट्रिप्टोफैन की एब्सेंस में चल रही थी उस प्रक्रिया को इसने आके रोक दिया, यानी कि ऑपोजिट काम किया। तो इसलिए इसको निगेटिवली कंट्रोल्ड रिप्रेसिबल ओपेरॉन कहा जाता है। तो ये तो अलग बात होगी, ये तो कल वाली बात होगी। इसका भी नोट्स हम दे देंगे आज मोस्ट प्रोबेबली। तो ये बेसिक बात होगी। अब बात ये है कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के। तो अच्छा, इससे पहले ये रिप्रेसिबल का पॉइंट हम यहाँ पे अगर लिखते हैं कि इट इज अ रिप्रेसिबल सिस्टम एज it is inhibited when an effector molecule is present। तो यहाँ पे जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है वो है क्या? इफेक्टर मॉलिक्यूल है हमारा ट्रिप्टोफैन। अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 5 स्ट्रक्चरल जीन्स। इसमें 5 स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं और वो हैं ट्रिप,
ई, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी और ट्रिप ए। ऐसे उल्टा पढ़ा जाता है, ऐसे ए बी सी डी ई। ठीक है, लेकिन लिखा कैसे, ओपेरॉन में कैसे वो प्रेजेंट है सीक्वेंस, ई डी सी बी ए ऐसे। तो ये पांचों जो जीन्स हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स, ये क्या करती हैं? दे आर इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ कॉरिस्मिक एसिड इनटू ट्रिप्टोफैन। और ये जो प्रोसेस होती है, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमको 5 जीन्स अगर दिख रही हैं तो 5 अलग अलग टाइप के एंजाइम्स के लिए कोड कर रही होंगी, तो 5 स्टेप तो कम से कम होंगे ही। तो इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस इन विच कॉरिस्मिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्टोफैन, क्योंकि ट्रिप्टोफैन की ही बायोसिंथेसिस करनी है हमको। तो ये तो बात हो गई स्ट्रक्चरल जीन्स की। इसके अलावा यहाँ पे कंट्रोलिंग साइट भी प्रेजेंट होती है, या जिसको हम क्या कहते हैं, रेगुलेटरी रीजन। और ये जो रेगुलेटरी रीजन होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट लाइज नेक्स्ट टू ट्रिप ई। ये ट्रिप ई वाली जो जीन है, इसके जस्ट बगल में होता है। एंड कंसिस्ट्स ऑफ, पहला रेगुलेटरी रीजन में प्रमोटर होता है, दूसरा एन ओवरलैपिंग ऑपरेटर, और तीसरा पार्ट इसका होता है अ लीडर रीजन जिसको हम कहते हैं ट्रिप एल। तो ये जो ट्रिप एल होता है, इसके बारे में अगर हम आपको बता दें, ट्रिप एल ये क्या करता है? इट कोड्स फॉर अ लीडर पेप्टाइड एंड एन आरएनए एटेन्यूएटर। इनके लिए ये कोड करता है। ये जो लीडर पेप्टाइड होती है, इसका काम क्या होता है? इट इज इन्वॉल्व इन एटेन्यूएशन मैकेनिज्म। क्या ये सब बोल रहे हैं हम? पल्ले नहीं पड़ रहा है कुछ। अभी तक जितना हमने लिखा वो कुछ पल्ले नहीं पड़ा किसी के, ये हमको मालूम है। तो अब बात करते हैं समझने की। तो लेट मी शो यू अ डायग्राम टीआरपी ओपेरॉन। देखिए, ये है एक इमेज टीआरपी ओपेरॉन की। बहुत हाई रेजोल्यूशन में तो नहीं है, लेकिन समझ में आ रहा है। दिख रहा है? पढ़ने में आ रही हैं चीजें कि नहीं, ये बताओ पहले। आ रही हैं सर। ठीक है, आ रही हैं सर। गुड। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये है पूरा का पूरा ओपेरॉन हमारा। इसमें 2 रीजन्स हमने आपको बताए थे, एक रेगुलेटरी रीजन है इधर वाला हिस्सा, और ये स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ई डी सी बी ए, या ए बी सी डी ई इधर से जब पढ़ेंगे तो। खैर, पढ़ते ऐसे ही है, लेकिन याद रखने के लिए आप समझ लीजिए, ए बी सी डी तो याद है। तो अब होता क्या है, इसकी वर्किंग मैकेनिज्म भी हम यहीं पर डिस्कस कर ले रहे हैं। तो देखिए, ये है ट्रिप आर। ट्रिप आर जीन का काम क्या होता है? ट्रिप आर जो है, वो लगातार सिंथेसिस करती रहती है, या हम कहें कि लगातार अपने आप को एक्सप्रेस करती रहती है एट लो लेवल्स। इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें कि इट constitutively expressed
एट लो लेवल्स। कॉन्स्टिट्यूटिवली का मतलब हो गया लगातार। तो ये अपने आप को लगातार एक्सप्रेस करती रहती है, तो जाहिर सी बात है इससे बनेगा ये mRNA। और फाइनली इस mRNA से जब प्रोटीन बनेगा तो वो प्रोटीन क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड एज टैक सॉरी टीआरपी रिप्रेसर। और एक्चुअली में ये रिप्रेसर नहीं कहलाता है, एक्चुअली में इसको हम अभी इस स्टेज पे को रिप्रेसर कहते हैं। को रिप्रेसर, ठीक है। तो ये प्रोटीन जो बनी, जीन, जीन से mRNA और mRNA से ये जो प्रोटीन तैयार हो रही है, इसको हम कह रहे हैं को रिप्रेसर। अगर सेल के अंदर ट्रिप्टोफैन की मात्रा ज्यादा है, ऑलरेडी प्रेजेंट है ट्रिप्टोफैन, तो ये जो ट्रिप्टोफैन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इस को रिप्रेसर से बाइंड कर जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों सिचुएशन हो सकती है। ट्रिप्टोफैन अगर ज्यादा है तो ये बाइंड कर जाएगा, और अगर ट्रिप्टोफैन कम है तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी और ये ट्रिप्टोफैन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ट्रिप्टोफैन को हम एपो रिप्रेसर भी कहते हैं। इफेक्टर तो कहते ही हैं, लेकिन इसको साथ ही साथ इसको हम एपो रिप्रेसर भी कहते हैं। तो इस को रिप्रेसर से ये एपो रिप्रेसर जब जुड़ जाता है तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस इज कॉल्ड होलो रिप्रेसर। तो होलो रिप्रेसर का मतलब क्या हो गया? एपो रिप्रेसर प्लस को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है। और एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा, क्यों यहाँ पे ट्रिप्टोफैन जो है वो दो मॉलिक्यूल्स इसके अटैच हो रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोटीन है ये डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, और इसीलिए हर एक यूनिट से एक ट्रिप्टोफैन मॉलिक्यूल जो है वो अटैच रहता है। तो ये प्रोटीन कैसे रहेगी? एज डाइमर। तो हर एक को रिप्रेसर से एक एपो रिप्रेसर जुड़ेगा, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स, इसमें दो, अब उसको दो तो नहीं कहेंगे, जब डाइमर हो गया तो सिंगल यूनिट हो गई, लेकिन समझने के लिए जब ये होलो रिप्रेसर तैयार हो जाता है तो ये होलो रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स जाकर ऑपरेटर वाले रीजन से, ओपेरॉन के ऑपरेटर वाले रीजन से अटैच हो जाता है। जब ये ऑपरेटर रीजन से अटैच हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज, सपोज करिए यहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज ऐसे आया, कलर ठीक नहीं लग रहा है, ये है आरएनए पॉल। तो क्या ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव कर पाएगा? ट्रांसक्रिप्ट नहीं। नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब कि ये ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा जीन्स को, जिसकी वजह से इन जीन्स का प्रोडक्ट हमको नहीं मिलेगा। तो चाहिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ट्रिप्टोफैन बहुत ज्यादा मात्रा में सेल में है, तभी ये ट्रिप्टोफैन जो है इस को रिप्रेसर से बाइंड किया। तो अपनी ही सिंथेसिस को ये ट्रिप्टोफैन ब्लॉक कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन जैसा हमने आपको बताया था ई कोलाई के केस में, लैक ओपेरॉन वाले मॉडल में, कि ये जो बाइंडिंग है इस रिप्रेसर की या होलो रिप्रेसर की विद द ऑपरेटर, ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती है, और ये बाइंडिंग जो है वो कभी कभी डिटैच हो जाता है, ये इससे गिर जाता है। जैसे ये गिरता है आरएनए पॉलीमरेज को मौका मिला और ये तुरंत आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो आगे की तरफ मूव करेगा तो जाहिर सी बात है, आपको क्या लगता है कि क्या होगा? आगे की तरफ मूव करेगा तो बताओ क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाएगा इन जीन से। इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कर देगा।
लेकिन यहाँ थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म है, मसला कुछ और है। आरएनए पॉलीमरेज की चालाकी को डील करने के लिए, उससे निपटने के लिए यहाँ पे एक दूसरी मैकेनिज्म भी, जो कि नेगेटिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जिसको हम एटीन्यूएशन मैकेनिज्म कहते हैं, ये भी यहाँ पे चलती है। तो ये तब जब ये रिप्रेसर डिटैच हो गया और आरएनए पॉलीमरेज आगे जा रहा है और कोशिश कर रहा है कि इन सारी स्ट्रक्चरल जीन्स का वो ट्रांसक्रिप्शन कराए, तो उस दौर में ये एटेन्यूएशन मैकेनिज्म जो है वो निगेटिवली कंट्रोल करती है या रोकती है आरएनए पॉलीमरेज को कि वो स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन ना करा पाए। और उसी मैकेनिज्म को परफॉर्म करने के लिए ये स्पेसिफिक इलाका जो है वो मौजूद होता है इस ओपेरॉन में, जिसको ट्रिप एल कहते हैं, लीडर सीक्वेंस है। और जाहिर सी बात है, ये भी एक जीन है, प्रोटीन कोडिंग जीन है। एल स्टैंड्स फॉर लीडर एंड दिस जीन सिंथेसाइज फॉर अ प्रोटीन, और उस प्रोटीन को हम कहते हैं लीडर पेप्टाइड। प्रोटीन नहीं कहते हैं क्योंकि बहुत शॉर्ट सेगमेंट होता है, तो उसको पॉलीपेप्टाइड भी कहना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कह देते हैं, बहुत ही छोटा होता है। और इसी लीडर रीजन में एक एटेन्यूएटर सीक्वेंस भी होता है। तो एटेन्यूएशन के मैकेनिज्म अभी हम बाद में डील करेंगे। फिलहाल आपको इसके कंपोनेंट्स जो है वो पता चल गए। स्ट्रक्चरल जीन्स 5 हैं इसमें, फिर रेगुलेटरी जीन है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, और एक एडिशनल लीडर सीक्वेंस मौजूद है। और ये कैसे रेगुलेट करता है ये भी हमने आपको बताया। अब यहाँ पे इस इमेज में ही इंक्लूडेड है कि जब हाई होगा ट्रिप्टोफैन का लेवल, ध्यान दीजिए यहाँ पे इस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, जब ट्रिप्टोफैन का लेवल हाई होगा तो उस दौरान इस लीडर रीजन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लीडर रीजन का ही ट्रांसक्रिप्शन होगा। स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। और वो कैसे नहीं होगा वही हमको देखना है इस मैकेनिज्म में। तो अगर सिर्फ लीडर रीजन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो एमआरएनए बनेगा वो एमआरएनए छोटा होगा, जितना इसकी लेंथ है उतना ही एमआरएनए। लेकिन जब कम है ट्रिप्टोफैन सेल के अंदर, तो उस दौरान जो ट्रिप्टोफैन जो एमआरएनए है वो तैयार होगा इन पांचों जीन्स का। पॉलीसिस्ट्रोनिक है, प्रोकैरियोट पढ़ रहे हैं, तो लंबा एमआरएनए तैयार हो रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसमें एटेन्यूएटर वाले सीक्वेंसेस भी प्रेजेंट हैं और स्ट्रक्चरल जीन्स पांचों, उसका भी एमआरएनए कंपोनेंट प्रेजेंट है इसमें। इतनी बातें समझ में आई? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नहीं सर। तो इसके हम पॉइंट्स पहले मेंशन कर दे रहे हैं, फिर हम एटेन्यूएशन मैकेनिज्म पे चलेंगे। पॉइंट्स में अगर हमको बात करनी है तो हमने बताया निगेटिवली कंट्रोल्ड रेगुलेटेड रिप्रेसिबल सिस्टम है, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। अब इसमें जो, अच्छा, पॉइंट बताने से पहले एक चीज आपको हम और बता दें। पहले ही हमने बताया आपको कि कॉरिज्मिक एसिड से ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस होती है। तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, कैसे वो स्टेप्स होते हैं, उसको सिर्फ हम आपको दिखा दे रहे हैं। बहुत जरूरी नहीं है कि आप इसको याद रखें, क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन कम से कम एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। आप सिर्फ उतना ही याद रखेंगे कि कॉरिस्मिक एसिड ये जो है, इससे फाइनली हमको एल ट्रिप्टोफैन मिल रहा है, तो बस इतने से भी काम चल जाएगा। लेकिन कैसे होता है मैकेनिज्म तो जान लो। तो कॉरिस्मिक एसिड है, यही है प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, और
पहले स्टेप में इस कॉरिस्मिक एसिड प्रिकर्सर से अमोनिया अटैच होता है और उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है एंथ्रानिलेट सिंथेज। और आप यहाँ पे ये भी देखते चलिए कि ये एंथ्रानिलेट सिंथेज जो होता है इट इज कोडेड बाय ट्रिप ई, यानी पहली जीन उसको 5 जीन के सीक्वेंस में। तो ट्रिप ई इस एंजाइम को कोड करता है। साथ में ये क्या मैकेनिज्म हो रही, ट्रिप जी विच इज नॉट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, ये भी प्रेजेंट रहता है ओपेरॉन में, लेकिन ये इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली अपना काम करता है। तो इसका काम क्या होगा, ये कौन सा है, जीएलएन किसके लिए कहते हैं हम, कौन सा अमीनो एसिड है बोलो। अरे ग्लू किसको कहते हैं, बढ़िया है, मत बोलो, हमको भी नहीं। ग्लूटामाइन। ग्लूटा ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड, खैर इसका कन्वर्जन कराता है। और इस दौरान जो अमोनिया यहाँ से निकल रहा है दैट इज बीइंग अटैच्ड टू द कॉरिस्मिक एसिड और इससे बनता है एंथ्रानिलिक एसिड। फिर एंथ्रानिलिक एसिड जो होता है इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू N5 फॉस्फोराइबोसिल एंथ्रानिलेट और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम है वो फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज है जो कि ट्रिप डी से कोड किया जाता है। PRPP स्टैंड्स फॉर फॉस्फोराइबोसिल डाइफॉस्फेट, PP दो दिखा दिया गया तो इसका मतलब पी डाइफॉस्फेट। इसमें से PPI अलग हो गया, यानी कि ये क्या है, पायरोफॉस्फेट यहां से निकल गया और अब हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है ये। फिर ये है फॉस्फोराइबोसिल आइसोमेरेज, ये किससे कोड किया जा रहा है, ट्रिप एफ से। अब ट्रिप एफ भी जो है वो जैसे ट्रिप जी बाहर का था वैसे ट्रिप एफ भी उस उन स्ट्रक्चरल जीन्स में शामिल नहीं है, लेकिन बाहर से वो एक्ट कर रहा है, मतलब उस ओपेरॉन का एज सच पार्ट नहीं है। तो इस एंजाइम से दिस एंथ्रानिलेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू, ये लंबा चौड़ा नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसका कन्वर्जन होता है इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट में और उसको कराता है INGP सिंथेज जो कि ट्रिप सी कोड करता है। ये कन्वर्ट होता है इंडोल में और इंडोल से बनता है एल ट्रिप्टोफैन, ये कंबाइंड स्टेप्स होते हैं। ट्रिप्टोफैन सिंथेज की सिंथेसिस करने के लिए ट्रिप ए और ट्रिप बी ये दोनों कोड करते हैं, क्योंकि ट्रिप्टोफैन जो है इसमें 2 सब यूनिट्स होती हैं और हर एक सब यूनिट्स जो है वो इन जीन्स के द्वारा कोड की जाती है। तो जब दोनों अपना सिंथेसाइज कर देते हैं सब यूनिट्स तो ट्रिप्टोफैन सिंथेज एंजाइम से सिंथेसाइज हो जाता है, बन जाता है और ये फाइनल कन्वर्जन करता है इसका एल ट्रिप्टोफैन। तो ये है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म, लेकिन आपको क्या लेना है, आपको सीधे यहाँ से यहाँ आ जाना है बस। तो अब हमने देखा पॉइंट्स, अगर हम इसके मेंशन कर दें, TRP जीन जो थी, अब जीन है तो उसको शॉर्ट में लिखेंगे TRPR जीन। इसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है, प्रोडक्ट इज TRP रिप्रेसर, जिसको हम बेसिकली क्या कह रहे थे, TRP, एक सेकंड क्या हमने कहा था यहाँ पे, TRP रिप्रेसर, देखो ये उल्टा हो गया मामला, ध्यान देना यहाँ पे, एक मिनट, रेक्टिफिकेशन है। ये वाला जो है बेसिकली this is called as aporepressor and this is called as कोरिप्रेसर। तो यानी कि ये TRP रिप्रेसर जो है वो एपोरिप्रेसर कहलाता है और
ट्रिप्टोफैन जो है वो को रिप्रेसर कहलाता है। एपो को, खैर करेक्ट कर लेना उसको। तो ये जो टीआरपीआर जीन है, इसका प्रोडक्ट जो है वो टीआरपी रिप्रेसर है, जिसको हम फिर से यहां लिख दे रहे हैं कि इसको हम कहते हैं एपो रिप्रेसर। ये इनएक्टिव रहेगा कब? इनएक्टिव इन एब्सेंस ऑफ को रिप्रेसर। ठीक है। अच्छा, और इस कंडीशन में इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द ऑपरेटर सीक्वेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। जब ये इनएक्टिव रहता है तो ये ऑपरेटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो एक्टिवेट कब होगा? एक्टिवेट्स व्हेन कंबाइंस विथ ट्रिप्टोफैन, और उसके बाद बाइंड्स टू ऑपरेटर, फिर क्या करेगा? ब्लॉक्स द आरएनए पॉल टू परफॉर्म ट्रांसक्रिप्शन। बस सिंपल, इससे ज्यादा इसमें जानने की जरूरत है नहीं। ठीक है। एक चीज और जान लीजिएगा कि ट्रिप्टोफैन को हमने इफेक्टर मॉलिक्यूल, खैर लिखा हुआ है वो, वहां पे लिख दिया हमने। तो इतने पॉइंट्स हो गए। इस तरह से हमको ये पता चल गया कि कैसे ट्रिप्टोफैन की प्रेजेंस में ओपेरॉन शट हो जाता है और ट्रिप्टोफैन की एब्सेंस में ओपेरॉन जो है वो वापस से चालू हो जाता है। मेन यहाँ पे कंसर्न है आपको एक्सप्लेन करना एटेन्यूएशन मैकेनिज्म। एटेन्यूएशन मैकेनिज्म। तो एटेन्यूएशन मैकेनिज्म और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन एज अ होल, इसको समझने के लिए हम एक वीडियो प्ले करेंगे और उसमें वीडियो में ही आपको एक्सप्लेन करते हैं। अदरवाइज बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर एक एक स्लाइड हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। दैट विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। लेट मी शेयर द स्क्रीन। बड़ी जल्दी आए विंध्या, कहाँ रह गए थे? ये स्क्रीन दिख रही सबको? जी सर। देखो, इसको पॉज करके बीच बीच में एक्सप्लेन करेंगे हम। In E. coli, the TRP operon consists of the structural genes TRPE, D, C, B, and A. The आवाज मिल रही है इस वीडियो की तुम लोगों को? मिल जी रही सर। है। धीरे तो नहीं आ रही है? वॉल्यूम बढ़ा? आ रही है। आ रही है काम भर को ना? ठीक है फिर। तो यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे सेम बना हुआ है, रेगुलेटरी रीजन, जिसमें रेगुलेटर जीन है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, और ये लीडर सीक्वेंस है ट्रिप एल। इसी लीडर सीक्वेंस का पार्ट है एटेन्यूएटर, और बाकी हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ई, डी, सी, बी, ए। चलो आगे चलते हैं। gene products of which are enzymes that convert the chemical chorismate
to the amino acid tryptophan. ठीक है, इन जीन्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, जाहिर सी बात है स्ट्रक्चरल जीन सिंथेसाइज होगी तो पूरा एमआरएनए बनेगा पॉलीसिस्ट्रोनिक, फिर अलग अलग एंजाइम्स बनेंगे इससे, जो कि कॉरिज्मेट को या कॉरिज्मिक एसिड को मल्टी स्टेप पाथवे के थ्रू ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट कर देंगे। When tryptophan levels are high enough, the cell uses two different mechanisms, negative regulation and attenuation, to shut down the expression of these structural genes. तो क्या कहा जा रहा है, अगर ट्रिप्टोफैन का लेवल सेल के अंदर बहुत हाई है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में होगा ये कि दो मैकेनिज्म्स हैं जिनकी हेल्प से सेल जो है वो रेगुलेट करेगी ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस की। एक तो नेगेटिव रेगुलेशन जो हमने बताया था, एपो रिप्रेसर को रिप्रेसर वो बाइंड करेगा ऑपरेटर से, होलो रिप्रेसर बाइंड करेगा ऑपरेटर से, एक वो मैकेनिज्म, और दूसरी मैकेनिज्म होती है एटीन्यूएशन की। The operon has a repressor called the aporepressor, encoded by the TRPR gene. If the cell has excess tryptophan, tryptophan binds to the aporepressor to form an activated complex called the holorepressor. In a classic example of negative regulation, the holorepressor now binds to the TRP operator and turns off the expression of the structural genes by blocking RNA polymerase. ठीक है, थोड़ा सा पहले अगर और आ जाए हम यहाँ पे, यहाँ तो ये ट्रिप आर जीन जो है वो क्या कर रही है, ये रेगुलेट कर रही, ये सिंथेसाइज कर रही है एपो रिप्रेसर देखा हमने, और ये को रिप्रेसर जो कि ट्रिप्टोफैन खुद है। तो अब ये दोनों जो है वो बाइंड कर जाएंगे, बाइंड किए, देखो बाइंड कर गए ये दोनों, और अब ये जो होलो रिप्रेसर तैयार हुआ है, ये होलो रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन से बाइंड करेगा और आरएनए पॉलीमरेज को ये आगे मूव नहीं होने देगा, जिससे ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया विदाउट कलर, जिससे इन स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। By blocking RNA polymerase. However, even under conditions of high tryptophan, occasionally RNA polymerase will be able to access the operon and begin to transcribe the coding regions. As a second means of regulating, देखो ये समझ रहे हो ना, ये वाला स्टेप जो हमने बताया था कि भले ही ट्रिप्टोफैन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो सेल के अंदर, लेकिन ये जो होलो रिप्रेसर है ये कभी कभी ऑपरेटर से डिटैच हो जाता है, हट जाता है, और तब इस आरएनए पॉलीमरेज को ये मौका मिल जाता है कि ये आगे की तरफ मूव करके सिंथेसाइज करे। लेकिन उस चीज को भी रेगुलेट करने के लिए कि ये मौका भी इस आरएनए पॉलीमरेज को ना मिले या कंट्रोल में रहे, जो सेकंड मैकेनिज्म है एटीन्यूएशन की, वो फिर चालू होती है। तो अब उसको देखेंगे हम। begin to transcribe the coding regions. As a second means of regulating the TRP operon, E. coli uses a mechanism called transcriptional attenuation. Attenuation occurs at a region of the operon called the leader that lies between the operator and the first structural gene, TRPE. तो इसका आप देख लीजिए, लोकेशन देख लीजिए, ये ऑपरेटर वाला रीजन है और ये ट्रिप ई वाला रीजन है। इन दोनों के बीच में ही ये लीडर रीजन होता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शनल एटेन्यूएशन होता है। एटेन्यूएट करना मतलब कि कमजोर करना या ऐसे ही। The leader contains a number of important regions, including 4 regions that can form base pairs with each other in different combinations. Regions 2 and 3 can pair to form a structure called the anti-attenuator stem loop. ध्यान दो, आरएनए पॉलीमरेज जब इस लीडर रीजन को ट्रांसक्राइब करेगा तो ये लीडर पेप्टाइड जो है ये फॉर्म होगा। इस लीडर पेप्टाइड अभी नहीं बनेगा, अभी तो ये ट्रांसक्राइब कर रहा है तो ये एमआरएनए बन रहा है, और इस एमआरएनए में बेसिकली स्पेसिफिक इलाके होते हैं 1, 2, 3, 4, जिसको ऐसे ही डिनोट किया जाता है,
जिनके बेसिस जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो इसकी वजह से ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर सकते हैं, और जिसकी वजह से ये स्टेम लूप स्ट्रक्चर बनता है, जैसा टीआरएनए में हम लोगों ने देखा था। तो ये अगर सेकंड नंबर सीक्वेंस तीसरे से बेस पेयरिंग कर रहा है, तो इस तरह से जो लूप तैयार हो रहा है इसको हम कहते हैं एंटी एटेन्यूएटर स्टेम लूप। नाम याद रखना, एंटी एटेन्यूएटर स्टेम लूप, इसका हम दे देंगे तुमको नोट्स। Alternatively, regions 1 and 2 can pair, and 3 and 4 can pair. When 3 and 4 pair, the structure formed is called the attenuator stem loop, and it is this structure that triggers transcription termination. तो 2 और 3 जब था तो वो एंटी एटेन्यूएटर स्टेम लूप था, लेकिन जब 1, 2 और स्पेशली 3, 4 आपस में पेयर कर लेते हैं, और कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे अभी देखेंगे हम आगे। तो ये 3, 4 रीजन अगर आपस में पेयर कर लिया तो इसने बनाया एटेन्यूएटर स्टेम लूप, और इसी की वजह से ट्रांसक्रिप्शन का एटेन्यूएशन या ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हॉल्ट हो जाता है इसी लीडर रीजन में, और आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाता स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब करने के लिए। When 3 and 4 pair, RNA polymerase pauses. A newly transcribed RNA region called the attenuator remains paired with its complementary DNA in the transcription bubble. However, the attenuator is rich in the base uracil, which means that the paired RNA and DNA are attached by relatively few hydrogen bonds. देखो, ये तो ऊपर जो इसके पहले बनाया था वो तो एक्सप्लेन करने के लिए, एक्चुअली में ये सारी इवेंट जो है, ये जो आरएनए है अभी भी अटैच्ड है डीएनए से, और ये पॉलीमरेज को सिंथेसाइज कर रहा है। 1, 2 का पेयरिंग हो गया, 3, 4 का पेयरिंग हो गया, स्टेम लूप बन गया। 4 के जस्ट बाद में ये जो सीक्वेंस होता है ये एटेन्यूएटर सीक्वेंस कहलाता है, और ये रिच होता है किसमें, यू में। तो जैसे वहां पे डीएनए में टी होता है, यहाँ पे यू है, तो इसकी पेयरिंग जो डीएनए से हो रही है वो एयू पेयरिंग हो रही है। तो ए और यू की पेयरिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो कम होते हैं, 2 ही होते हैं। तो इसका मतलब कि बहुत स्टिफ पेयरिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग पेयरिंग नहीं होगी, तो ये यहाँ से डिटैच भी होगा। The attenuator easily separates from the DNA and RNA polymerase falls off तो जैसे ही एटेन्यूएटर यहाँ से निकलता है, आरएनए पॉलीमरेज को ढकेलते हुए निकलता है, और आरएनए पॉलीमरेज भी यहाँ से डिटैच हो जाता है। तो जैसे यहाँ से हट गया आरएनए पॉलीमरेज, तो अब इसके बाद क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स होंगी ई डी सी बी ए। तो अब पॉलीमरेज हट गया, तो अब इन स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। before reading TRPE or the other structural genes. फिर से देख लो, Relatively few hydrogen bonds. The attenuator easily separates from the DNA and RNA polymerase falls off before reaching TRPE or the other structural genes. Another important segment in the leader is a coding region for a leader peptide. The coding region is very small and ends with a stop codon between regions 1 and 2. ये जो पूरा लीडर रीजन है, इसमें लीडर पेप्टाइड को कोड करने के लिए जो सेगमेंट होता है वो बहुत छोटा सा होता है। पहले बताया हम कि बहुत छोटा होता है, स्मॉल, इसीलिए पेप्टाइड कहते हैं, पॉली नहीं लगाते। तो इसमें अब देखो, यहां से शुरू हो रहा है ये लीडर पेप्टाइड को कोड करने वाला इलाका, और ये यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या मौजूद है, एक स्टॉप कोडॉन। इस स्टॉप कोडॉन की लोकेशन क्या होती है, बिटवीन दिस फर्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट। आगे देखते हैं। In the middle of the coding region are 2 adjacent codons that specify tryptophan. अब बहुत ध्यान से देखना, ये वाला इलाका क्या है, लीडर पेप्टाइड का इलाका है, और इसी लीडर पेप्टाइड के इलाके में लगभग बीच में ट्रिप्टोफैन के कोडॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि लीडर पेप्टाइड बनाने के लिए ये ट्रिप्टोफैन भी चाहिए होंगे। तो ये ट्रिप्टोफैन कोडॉन्स फर्स्ट सेगमेंट में प्रेजेंट हैं। अब इनका क्या रोल होगा वो हम आगे देखते हैं। If the cell has plenty of tryptophan, it will also have plenty of tRNAs charged with tryptophan to translate the tryptophan codons.
A closer look at transcription of the leader shows why a high level of tryptophan in the cell results in attenuation. Shortly after RNA polymerase begins transcription, a ribosome begins translation. With plenty of tryptophan in the cell, the ribosome doesn't pause until it reaches the stop codon. देखो ये ट्रिप्टोफैन कोडॉन, यानी कि इस पेप्टाइड को बनाने के लिए इन दो जगहों पे तो ट्रिप्टोफैन चाहिए होगा। अब मान लो कि ट्रिप्टोफैन बहुत ज्यादा है, हाई ट्रिप्टोफैन है सेल के अंदर, तो उसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है जो टीआरएनए होगा उसको ट्रिप्टोफैन मिल जाएंगे लोडिंग के लिए, और जो चार्ज टीआरएनए विद ट्रिप्टोफैन अवेलेबल होगा, जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज इस एमआरएनए को बनाता हुआ आगे बढ़ता है, साइमल्टेनियसली राइबोसोम जो है इस एमआरएनए का ट्रांसलेशन भी कराता है। क्योंकि हमको मालूम है कि प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है वो कपल्ड होता है ना, साइमल्टेनियसली होता है और स्पेशली सेपरेटेड भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक चीज न्यूक्लियस में हो रही है दूसरा साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस है ही नहीं, दोनों इवेंट साइटोप्लाज्म में ही चल रहे हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है बनाता जा रहा है इस एमआरएनए को, और इस एमआरएनए का ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली राइबोसोम करता जा रहा है। जब ट्रिप्टोफैन अवेलेबल है, हाई ट्रिप्टोफैन, तो उस दौरान देखो ट्रिप्टोफैन के लिए वो चार्ज टीआरएनए आ गया होगा और ये ट्रिप्टोफैन इस पेप्टाइड में एसोसिएट हो गया, मामला आगे बढ़ा। सुनो, कर्सर दिख रहा है मेरा कि नहीं? दिख रहा है सर। हाँ फिर ठीक है, अब आगे देखते हैं। Stalled at this position, the ribosome covers regions 1 and 2. Thus, regions 3 and 4 are free to pair. समझे? देखो ये तो स्टॉप कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन के आगे तो राइबोसोम जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हॉल्ट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इस दौरान हो क्या रहा है कि ये राइबोसोम जो है नंबर 1 और नंबर 2, 1 और 2 को पकड़े हुए या कवर किए हुए है। तो अब 1 और 2 तो आपस में पेयर कर नहीं पाएंगे, लेकिन 3 और 4 ये वाले रीजन जो है ये तो फ्री है अभी भी, तो ये 3, 4 जो है वो आपस में पेयरिंग कर लेंगे, स्टेम लूप बना लेंगे, और बस ये बन गया। तो ये क्या होगा, ये जो एटीन्यूएटर सीक्वेंस है, ये पॉली यू वाला सीक्वेंस है, ये ज्यादा देर तक एसोसिएट नहीं रह पाएगा डीएनए से, और ये जैसे ही हटेगा एटीन्यूएटर सीक्वेंस, उसके साथ साथ ये आरएनए पॉलीमरेज भी यहां से डिटैच होगा, उसको निकालते हुए ये हटेगा। Under conditions of high tryptophan, attenuation occurs. In contrast, under conditions of low tryptophan, the ribosome stalls at the tryptophan codons. Stalled at this position, region 2 is free to pair with region 3, because the ribosome stalls at the tryptophan codons. ध्यान दो, लो ट्रिप्टोफैन की कंडीशन में क्या होगा कि ट्रिप्टोफैन अवेलेबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो टीआरएनए ट्रिप्टोफैन को लाने वाला था उस टीआरएनए की चार्जिंग नहीं हो पाएगी ट्रिप्टोफैन से, क्योंकि ट्रिप्टोफैन है नहीं, कम है बहुत। तो क्या होगा, ये राइबोसोम जैसे ही पहुंचेगा और ये देखेगा कि यार यहाँ तो ट्रिप्टोफैन कोडॉन्स हैं, लेकिन इसको ले करके आने वाला जो चार्ज टीआरएनए है वो तो आया नहीं, क्योंकि ट्रिप्टोफैन है नहीं सेल के अंदर। तो इसी पोजीशन पे ये राइबोसोम हॉल्ट हो जाएगा, रुका रहेगा, वेट करेगा कि भैया आ जाओ। अब ये वाला जो इलाका है ये आपको समझ में आ रहा है कि ये नंबर 1 है। तो जब हाई ट्रिप्टोफैन था तो ये आगे बढ़ गया था और 1 और 2 को कवर कर रहा था राइबोसोम, लेकिन जब लो ट्रिप्टोफैन है तो ये ट्रिप्टोफैन कोडॉन मौजूद है यहाँ पे, इससे आगे बढ़ नहीं पा रहा राइबोसोम, तो सिर्फ 1 नंबर के इलाके को ये कवर कर रहा है। इसका मतलब कि अब 2 नंबर, ये यहाँ पे 2 नंबर फ्री है और बाकी 3 और 4 नंबर तो फ्री है ही। 2 नंबर जब फ्री रहता है तो नाउ दिस नंबर 2 and number 3 segments they can pair together. Stalled at this position, region 2 is free to pair with region 3. Because regions 3 and 4 do not pair,
RNA polymerase does not pause at the attenuator. जब रीजन 2 रीजन 3 से बाइंड करेगा, जैसा कि यहाँ पे कर रहा है, तो अब 3 और 4 की बाइंडिंग या 3 और 4 की पेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो जब 3 और 4 की पेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो इसका मतलब कि एटेन्यूएटर स्टेम लूप नहीं बनेगा और जो ट्रांसक्रिप्शन है वो यहाँ पे हॉल्ट नहीं होगा। जब हॉल्ट नहीं होगा तो ये आरएनए पॉलीमरेज डिटैच नहीं होगा तो ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा, और जैसे ही ये आगे की तरफ मूव करेगा, ये स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा। तो ई, डी, सी, बी, ए, इन सब का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा। और वो जरूरी भी है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन क्या है, कम है, लो है। RNA polymerase continues to transcribe the operon. A new ribosome begins translation of the structural genes. समझ में आया?